अच्छा बेटा देखिए अल्कीन्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप इसमें से तमाम चीज़ें तो तकरीबन मैंने यहाँ पर लिखी, इसके बाद भी मज़ीद और चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। जितनी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है इसमें से जो जो चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है उसको जरा देखो हम पूछेंगे किस तरीके से। आप सबको पता है कि अल्कीन और अल्काइन अल्केन से डिफरेंट है। किस लिहाज से डिफरेंट है? क्योंकि अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है और अल्काइंस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम्स अपने पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म करते हैं उन तमाम के तमाम कंपाउंड्स को कहा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अगर सादा सा एक एमसीक्यू फॉर्म हो तो यहाँ से यही पूछ सकते हैं, जो कि एनईडी के पेपर में यूजुअली देखा भी है कि which of the following is considered as saturated organic compound। वहाँ पर एक ऑप्शन लिखा होता है प्रोटीन का, एक ऑप्शन लिखा होता है फॉर एग्जांपल ब्यूटाइन का, तीसरा ऑप्शन लिखा होता है आपके पास 2 मिथाइल 1 प्रोटीन का, और फोर्थ ऑप्शन होता है none of these। तो आप यहाँ पर किसको मार्क करेंगे? आप यहाँ पर किसको मार्क करेंगे? आप यहाँ पर मार्क करेंगे none of these, क्योंकि आपसे उसने पूछा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि सैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, वो कौन होता है? अल्कीन। अब जब देखो ये सवाल है बड़ा सिंपल, लेकिन अगेन ये अनसैचुरेशन और सैचुरेशन में जब कंफ्यूजन अगर हो जाए और वहां पर अगर ऑप्शन हो बोथ ऑफ दीस और नन ऑफ दीस का, तो फिर सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपके लिए। क्यों? क्योंकि फिर आपको ये अगर ना पता हो कि आपके पास डबल बॉन्डेड कंटेनिंग कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, वहां पर तो आप लगा दोगे बोथ ऑफ दीस, जबकि उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? नन ऑफ दीस। तो व्हाई सैचुरेटेड को याद रखो, और सैचुरेटेड में एक ही एग्जांपल है दैट इज अल्कीन। अनसैचुरेटेड को रिमेंबर रखो। Alkene is considered as a pure unsaturated compound, but it is not a highly unsaturated compound. Highly unsaturated organic compound हम किसको कहेंगे? Alkynes को कहेंगे। सही है? It is not a highly unsaturated compound. It is a saturated, sorry, it is unsaturated but not too much और highly unsaturated compound। अब उसके बाद next जो कि MCAT और ECAT सबकी पास पेपर में दिखता है वो है हाइब्रिडाइजेशन का सवाल। MCAT के भी पेपर्स में और ECAT के भी पेपर, दोनों जगहों पर हमें दिखता है। याद रखिएगा अल्कीन, अल्केन और अल्काइन ही नहीं, एक सिंपल सी बात ये है कि अगर आपके पास कोई भी सेंट्रल एलिमेंट, कोई भी किसी भी कंपाउंड का सेंट्रल एलिमेंट जब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करता है, सारे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन नजर आती है हमें sp3। स्पेशली कार्बन की अगर बात की जाए तो कार्बन जब सारे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। अब कार्बन ने जब भी डबल बॉन्ड बनाया उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2, क्योंकि एक है उसके पास सिग्मा बॉन्ड, मतलब 3 टोटल बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और एक बनाएगा वो pi बॉन्ड। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये कंफ्यूज होते हैं कि जब इसी तरह से अगर मैं उनको एग्जांपल दे दूं कार्बोनाइल कार्बन, तो कार्बोनाइल कार्बन में मौजूद जो कार्बन है बेटा ये सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएगा या अनसैचुरेटेड कहलाएगा? पहले तो मुझे आप ये बताएं, ये क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपको पहला वाला जो सवाल मैंने दिया है उस सवाल में मैंने आपसे ये पूछ लिया जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज नॉट द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और पहले ऑप्शन में अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल, मतलब सवाल इस तरीके का है कि आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि लेट्स सपोज अनसैचुरेटेड है, उसमें अल्कीन पर आप टिक आउट कर देंगे, अल्काइन पर आप टिक आउट कर देंगे। लेकिन आमतौर पर ये देखा है कि जिन बच्चों को ये ऑप्शन दिया जाए कार्बोनाइल कार्बन का या एल्डिहाइड का या कीटोन का, वो नहीं मार्क करते उसको। वो कहते हैं ये कैसे? हमने तो पढ़ा है कि कार्बन एटम्स के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड हो तो अनसैचुरेटेड है। बेटा डेफिनेशन ये नहीं अनसैचुरेशन की कार्बन एटम के दरमियान में ही डबल बॉन्ड होगा। व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड विद द अनदर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जब किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल बॉन्ड बनाए तो इसका मतलब ये हो गया वो कंपाउंड कौन सा है आपके पास? वो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड की मीनिंग क्या है? अलबत्ता आप इसको पूरी बात अगर कहो तो दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये, तो आप कहोगे नहीं, दिस इज नॉट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इस कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो इट इज अनसैचुरेटेड बट इट इज नॉट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड होने के साथ साथ आपके पास हाइड्रोकार्बन है।
तो अगर सवाल में पूछा जाए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो उसका ऑप्शन एल्कीन एल्काइन, और अगर सवाल में सिर्फ पूछा जाए अनसैचुरेटेड कंपाउंड तो आपने वहां पर इवन दो अगर मैं वहां पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी लिख दूं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी लिख दूं, तो ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, क्योंकि दो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है और दो नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड। जहां भी डबल मतलब जहां पर भी ओवरऑल एक एटम जितने सिग्मा बॉन्ड बना सकता है अभी उतने नहीं बनाए हुए, सही है, बल्कि उनकी जगह पर क्या बनाया हुआ, पाई बॉन्ड बनाया हुआ, तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड नहीं है, वो कंपाउंड क्या है, अनसैचुरेटेड। ये वाली बात क्लियर। अच्छा, कार्बन एटम की अगर हम बात करेंगे, कार्बन जब भी अनसैचुरेटेड फॉर्म में होता है और उसने डबल बॉन्ड बनाया है किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, मैंने क्या कहा, कार्बन, मैंने यही बोला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की शक्ल में होगा, मैंने कहा कार्बन ने जब भी अनसैचुरेटेड फॉर्म में वो पाया जाए और उसने किसी भी एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म किया हो, जैसे कि अभी हम आगे चलकर नाइट्राइल्स वगैरह पढ़ेंगे और इसके बाद आप जो है ना अपना ऑक्साइड वगैरह पढ़ेंगे, वहां पर आप देखेंगे कार्बन ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन ने फिर आगे बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड किसके दरमियान है, कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान, यहाँ पर किसके दरमियान है, कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान, यहाँ पर किसके दरमियान है, कार्बन कार्बन के दरमियान। कार्बन एटम ने जब भी डबल बॉन्ड फॉर्म किया हो किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, कार्बन की हमेशा याद रखिएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, सही है। तो तमाम के तमाम कार्बोनाइल कार्बन में, सही है, या फिर ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन का बॉन्ड बना हुआ हो किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, इन तमाम कंपाउंड्स में आपके पास जो कंडीशन होती है, या फिर कार्बन ने जब डबल बॉन्ड बनाया है अगले कार्बन के साथ, जो भी हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, वो बेटा क्या होगी, sp2, क्या होगी, sp2। अलबत्ता बॉन्ड लेंथ डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ की जो डेफिनेशन है, तो एक जैसे न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, या फिर दो एटम जिनके दरमियान बॉन्ड है उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। अब कार्बन एटम का साइज कुछ और है, नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, कार्बन का साइज, या नाइट्रोजन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज बड़ा है, दो नाइट्रोजन का साइज स्मॉलर है, तो अनसैचुरेशन तो है इन तीनों कंपाउंड में, लेकिन अलबत्ता साइज का डिफरेंस है तमाम एटम्स का, तो इसलिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी। कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान जब भी डबल बॉन्ड होगा तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी बेटा, 1.34 m। अब ये सवाल आता है आपके पास अल्केन की, अल्काइन की और अल्कीन की बॉन्ड लेंथ आपसे पूछते हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपके पास, अल्केन अल्कीन अल्काइन की बात करूं तो लाजमी तौर पर कार्बन एटम्स के ही दरमियान में डबल बॉन्ड है, या फिर मैं आपसे सीधा पूछूं कि कार्बन एटम ने दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, बताओ बॉन्ड लेंथ क्या होगी, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम, सही है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम, लेकिन अलबत्ता यहां पर नहीं होगी, यहां पर नहीं होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम, समझ आ गई बात, क्यों नहीं होगी, क्योंकि एटम्स का जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट है। अब शेप की बात की जाए, अच्छा ये जो सवाल है शेप, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड लेंथ, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी आता है, यहाँ से भी आता है, जिस दिन sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन से सवाल आ गया तो कोई ये नहीं कह सकता कि सवाल सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया, सवाल यहाँ से भी आया, समझ आई बात, किताब में यहाँ पे भी तो लिखी है ना वही चीज। अब कार्बन एटम की अगर हम बात करें जो कि अल्कीन्स में मौजूद है, तो वो तमाम के तमाम कार्बन एटम्स जो कि अल्कीन में मौजूद है, इनके अगर शेप को डिस्कस किया जाए, अगेन हमेशा याद रखिएगा जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, क्या कहा मैंने, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, शेप हमेशा क्या होता है, आगे ट्राइगोनल के वक्त ट्राइगोनल पिरामिडल भी होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल भी होता है, ट्राइगोनल प्लेनर भी होता है। यहाँ पर कौन सा प्लेनर होता है, पिरामिडल नहीं होगा, बाइपिरामिडल नहीं होगा, हो गया कंफ्यूज। तीन शेप होती है ट्राइगोनल के साथ अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपने क्या याद रखना है, या फिर इसमें कोई और ट्राइगोनल अपनी मर्जी से अपने घर का कोई ट्राइगोनल लिख देगा, अगर ऑल ऑफ दीज एंड नॉन ऑफ दीज भी साथ में छाप देगा, मर्जी है ना उसकी, तो भी लिख दे। जैसे हमारे पेपर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस रूमेटॉइड आ जाता है, हम इस तरह की कोई बीमारी है नहीं तो पहले उसी का ऑप्शन में एक्सक्लूड आउट करेंगे जो है नहीं, समझ आई बात। तो अब यहाँ पर सवाल ये दिया था कि बॉन्ड एंगल क्या है, 120 डिग्री, सही है। प्योर आपके पास जो कंपाउंड है, मुझे ये बताओ कि ट्रायंगल में तीनों कॉर्नर्स के दरमियान आपके पास जो एंगल है वो सेम है या नहीं होता, सेम होता है, कितना होता है, 120 डिग्री, कितना होता है, 120 डिग्री। अगर किसी भी शेप की तमाम कॉर्नर्स पर एंगल सेम हो तो शेप को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल शेप, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल शेप। तो आपके पास जो कार्बन एटम मौजूद है अल्कीन्स के अंदर, उसका बाकायदा एक प्रॉपर शेप मौजूद है, सिमेट्री है उसकी।
और क्या होती है उसकी सिमेट्री? द सिमेट्री और द सिमेट्रिकल या ज्योमेट्रिकल शेप इज द ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ये है कि कार्बन एटम ने यहाँ पर अनदर 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया है। ये मतलब नहीं है कि इसने 3 बॉन्ड बनाए, इसने 3 एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया है। इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि 3 बॉन्ड बनाए। क्यों? ये दोनों बातें डिफरेंट है। कैसे? इस कार्बन ने आगे आके बाद 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन ने भी आगे 2 बॉन्ड बनाए हैं। सही है? एक एटम यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर और एक एटम नीचे कार्बन की शक्ल में मौजूद है। सो व्हेन द कार्बन एटम, सवाल को गौर से लीजिएगा, व्हेन द कार्बन एटम्स आर फॉर्मिंग देयर बॉन्ड्स विद द 3 अनदर एटम्स, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2। समझ आ गई बात? जब कार्बन एटम ने अनदर 3 कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो लाजमी सी बात है कि कार्बन ने एक के साथ डबल बनाया होगा, बच्चे के साथ सिंगल सिंगल बनाया होगा, तभी इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2 शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब ये है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये जो पंच है दिस इज द कार्बन एटम। अब 1 2 और 3 और इसको आप एक ही प्लेन पर रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये x एक्सिस प्लेन, सही, ये क्या है? x एक्सिस प्लेन। मैं तीनों एटम को इस x एक्सिस प्लेन पर रख सकता हूं। लेट्स सपोज ये y एक्सिस प्लेन, मैं तीनों एटम को इस y एक्सिस के प्लेन पर रख सकता हूं। लेट्स सपोज ये z एक्सिस है, मैं तीनों जो जॉइनिंग एटम्स है मतलब इसके कॉर्नर्स पर एटम्स मौजूद हैं, ये तीनों एटम्स को मैं एक ही प्लेन पर रख सकता हूं। तो जब भी कार्बन एटम के साथ देखा ये जाए कि उसने 3 अनदर एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हो और साथ में वो तीनों के तीनों एटम्स एक ही प्लेन पर रखा गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो शेप है कार्बन एटम की, वो शेप कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर। और उस मॉलिक्यूल की भी क्या शेप होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद एक अहम बात ये है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है, लेट्स सपोज ये मार्कर ऊपर नीचे मैंने रखे, मैं इसको ऐसे घुमा के नीचे से ऊपर कर दूं, फिर वापस नीचे से ऊपर कर दूं, तो उनको ऐसा लगता है कि जब भी कोई भी चीज ऊपर और नीचे बनाई गई है तो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे आप कर सकते हैं। अब कार्बन एटम जो आपके पास अल्कीन में मौजूद है, देखिएगा यहाँ पर, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर बना दी थी। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं इसको इस तरीके से बल्कि हाइड्रोजन को हटाकर ए बी करके लिखता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी बात। ए बी और बी, सही है? बेटा देखो जो शेप है ना कार्बन एटम का, वो कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन पर आ जाएगा, और जब आप उसको घुमाने की कोशिश करोगे तो घुमाने से उसका प्लेन डिस्टर्ब होगा और उसका जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, उसका जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, मतलब आप अगर इसको नीचे लाना चाहोगे या नीचे से ऊपर लाना चाहोगे तो ये नहीं आता, जैसे ही लाने की कोशिश करोगे डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। So there is a restriction in rotation with the double bond between the 2 carbon atoms in alkene molecule. एक अल्कीन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स के दरमियान जो डबल बॉन्ड है, ये रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड है। इसको आप ऊपर नीचे, मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप इस मॉलिक्यूल को घुमा दें और घुमाने के बाद ये ऊपर और ये नीचे चला जाए तो बी ऊपर चला जाए और ये नीचे, और पहली वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम है, तो ऐसा नहीं। जब भी आपके पास कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड है, आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे वो बॉन्ड ही टूट जाएगा, मतलब घूमेगा नहीं, बॉन्ड टूट जाएगा। बिकॉज़ देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, क्योंकि मॉलिक्यूल कोप्लेनर एक प्लेन पर खड़ा है। आप उसको घुमाने की कोशिश करेंगे और मॉलिक्यूल की जब प्लेन तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो उसके दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? तो याद रखिएगा ये वाली लाइन, द डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स आर कोप्लेनर टू ईच अदर। सही है? मतलब दोनों का प्लेन एक। अच्छा देखो ना किस तरीके से ये बात कर रहे हैं, ये एक कार्बन एटम की बात हो रही है, ये पहला कार्बन एटम है, सही है? ये पहला कार्बन एटम है। अब इसी तरीके से ये दूसरा कार्बन है, ये कार्बन एटम है, ये एक बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। अब इधर देखना, ये दूसरा कार्बन एटम है, ये एक बॉन्ड, ये पीछे बॉन्ड। अब दोनों एक दूसरे के कोप्लेनर हैं, ये भी एक्स वाई एक्सिस पर पड़ा हुआ है, ये भी वाई एक्सिस पर, ये भी एक्स एक्सिस पर, दूसरा वाला भी एक्स एक्सिस पर। आप अगर इसको घुमाने की कोशिश करोगे तो आपने क्या कर दिया? इन्वर्स प्लेन कर दिया। ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नीचे की जानिब है, सही है, इसके फॉर एग्जांपल एटम्स या फिर इस तरीके से रखा हुआ है, ये ब्लैक ऊपर ब्लू नीचे, इसका ब्लैक ऊपर ब्लू नीचे, आपने इसको घुमाया तो ब्लू ऊपर और ब्लैक नीचे हो गया।
तो आपके पास ये जो दोनों कार्बन एटम है इनके दरमियान एक ही प्लेन शेयर हुआ है, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर दोनों कार्बन एटम मौजूद है। आप जब घुमाओगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये घुमाने का मतलब क्या है, घुमाने का मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस पर है तो आप लेगा पहले जेड एक्सिस पर, फिर लेगा वाई एक्सिस पर, फिर वापस घुमा के लेके आएंगे एक्स एक्सिस पर। तो आप प्लेन ही चेंज कर दे भाई। दोनों कार्बन एटम जब आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको एक ही प्लेन पर रहना चाहिए। तो आप जब ये वाली बात कह रहे हैं कि जो दो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं उनको हमेशा एक प्लेन पर रहना चाहिए, तो आप जब इस कार्बन को घुमा रहे हो, इस कार्बन को तो नहीं घुमा रहे, तो इस कार्बन को जब आपने घुमाया तो इसका प्लेन अगर एक्स एक्सिस में है तो ये किस में चला गया, जेड एक्सिस में, फिर वाई एक्सिस में चला गया। तो आपने प्लेन क्या कर दिया, चेंज। तो जब प्लेन चेंज हो गया तो ये तो कंडीशन ही खत्म हो गई, क्योंकि कंडीशन क्या रहनी चाहिए, कंडीशन रहनी चाहिए कोप्लेन। दोनों कार्बन एटम को एक दूसरे के साथ हर वक्त एक ही प्लेन पर रहना चाहिए। एक y पर है तो दूसरा भी y पर, एक y और दूसरा x एक्सिस पे चला गया तो इसका मतलब दे आर नॉट कोप्लेनर एंड द रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन लीड्स टू दिस प्रॉपर्टी। ये जो दरमियान में डबल बॉन्ड है ना, ये इन दोनों को एक ही प्लेन पर रहने पर मजबूर करता है, इन दोनों को घूमने फिरने नहीं देता। अल्काइन में ये कंडीशन नहीं है, अल्काइन में ये कंडीशन नहीं, ऊपर भी बॉन्ड है नीचे भी बॉन्ड है, टूटकर नीचे वाला ऊपर बना लेगा ऊपर वाला नीचे। लेकिन ये अगर पाई बॉन्ड देखा जाए तो टूटकर नीचे वाला ऊपर जाके बॉन्ड नहीं बनाता। असल में होता क्या है, पाई बॉन्ड बनाते हुए ना आप लोग ये देखते होंगे, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। असल में पता अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में होता क्या है, इसको हम देते हैं प्लस साइन, इसको देते हैं माइनस, इसको हम देते हैं माइनस साइन, इसको हम देते हैं प्लस साइन। तो इन दोनों के पार्ट्स के दरमियान और इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाता है। आपने जब इसको घुमा दिया तो घुमाने के बाद प्लस ऊपर चला जाएगा और माइनस नीचे, क्या बॉन्ड बनेगा आपस में, नहीं बनेगा बॉन्ड। दैट इज व्हाई द रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, मतलब अगर घुमा दिया दोबारा से तो दोबारा बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। समझ आई बात? तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन इन अ डबल बॉन्ड। और अगर घुमा दिया आपने तो ये दो अलग-अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, दो अलग-अलग फॉर्म कैसे हैं, आपके पास प्लस ऊपर माइनस नीचे, इस वाले का माइनस ऊपर प्लस नीचे। ठीक है, अगली कंडीशन में फर्स्ट कार्बन एटम का माइनस ऊपर प्लस नीचे और दूसरे वाले कार्बन एटम का प्लस ऊपर माइनस नीचे। ये दो अलग-अलग कंडीशंस है, ये दो अलग-अलग कंडीशंस है, दो कार्बन एटम्स के दरमियान ऊपर प्लस माइनस। अब यहां पर माइनस और प्लस ऊपर, तो इस रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन की वजह से ये दोनों फॉर्म एक जैसी नहीं है। जैसे लेट्स सपोज इसका प्लस और उसका माइनस ऊपर है, तो जाहिर सी बात है इसका अगर मैं माइनस ऊपर लेकर जाना चाहता हूं, उसका प्लस नीचे, तो दोनों को इन्वर्ट करना होगा। इसको घुमाना होगा एंटी क्लॉकवाइज, उसको घुमाना होगा क्लॉकवाइज, तो जाकर के इसका प्लस ऊपर और इसका प्लस नीचे चला जाएगा। तो भैया ये तो एक भी नहीं घूम सकता, आप दोनों कैसे घुमा लो? सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन बिटवीन द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स। ये वाली बात क्लियर हो गई? दैट इज व्हाई द बोथ कार्बन एटम्स आर कोप्लेनर। और इसी के नतीजे में हम ये कहते हैं कि ये और ये अलग-अलग फॉर्म्स हैं। मतलब कार्बन एटम में अगर अभी आपको ये नजर आ रहा है ये कंडीशन और ये वाली कंडीशन, तो ये दोनों अल्कीन डिफरेंट है। जैसे लेट्स सपोज दोनों ही ब्यूटीन है, टू ब्यूटीन है, लेकिन एक कहलाएगी सिस टू ब्यूटीन, दूसरी कहलाएगी ट्रांस टू ब्यूटीन। अब ये कंडीशन क्या है, सिस क्या है, ट्रांस क्या है, ये हम आइसोमेरिज्म का मैंने टॉपिक अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़ा। मैंने आपको कहा कि आइसोमेरिज्म का टॉपिक हम कब पढ़ेंगे, आप लोग जब पूरी तरह से सेकेंडरी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, आपके पेपर से पहले पहले जो हमारी एप्टीट्यूड की लास्ट क्लास होगी उसके अंदर आप पढ़ेंगे, ताकि वो टॉपिक आपका आखिर आखिर तक पक्का हो। और जब तक आप अच्छे क्लास में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए समझना उस टॉपिक को इजी होगा। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स की तरफ। ढेर सारे सवाल आते हैं यहां से आपके इंटर में भी और एप्टीट्यूड में, अलग-अलग तरह के नए-नए सवाल हर साल दे रहे होंगे। सबसे पहली चीज आपको मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन के हवाले से यही होना चाहिए, सही है, कि किस किस तरीके से हम किसी भी एक एल्कीन को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज फॉर डिहाइड्रेशन। व्हाट इज मीन बाय डिहाइड्रेशन? हाइड्रोक्सिलेशन भी इसको हम कह सकते हैं। क्या कहा मैंने? हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब ये देखो, जो पहले अल्फाज लिखा होता है इसका मतलब ये कि फर्स्ट कार्बन एटम से वो एटम निकलेगा। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब ये कि दूसरे वाले कार्बन एटम से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलेगा, और जब वो H और OH मिल जाएंगे तो उससे क्या बनेगा? वाटर। तो रिमूवल ऑफ द वाटर इज सिंपली कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन, जिसको हम और मजीद क्या कह सकते हैं? डिहाइड्रेशन भी कह सकते हैं। तो किसकी डिहाइड्रेशन की जाएगी? उस कंपाउंड की डिहाइड्रेशन की जाएगी जिसमें H और OH एडजेसेंट कार्बन हो। ये कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ऐसा नहीं कि आपके पास इस कार्बन एटम के पास अगले दो कार्बन, जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपको कंडीशन इस तरह से दूं, और मैं आपको ये
ये कहूं इस कार्बन एटम की आप बनाएं डिहाइड्रेशन और इससे आप बना के दिखा एल्कीन, आप चाह के भी नहीं बना सकते, आप इसको चाह करके भी तब्दील नहीं कर सकते। कैसे नहीं तब्दील कर सकते? हाँ, कैसे नहीं तब्दील कर सकते? आप इसको अगर अपने कोर्स के अकॉर्डिंग देखो ना, जो आपके कोर्स में लिखा हो, तो आपके कोर्स के अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये रटा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इस कंपाउंड से आपके पास अल्कीन नहीं बन सकता, क्योंकि कंडीशन क्या है, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन क्या होना चाहिए, रिमूव। भाई अल्कीन बनाने के लिए डबल बॉन्ड बनना जरूरी है, सही, अल्कीन बनाने के लिए डबल बॉन्ड बनना जरूरी है। और अगर हाइड्रेशन के मेथड से, मतलब डिहाइड्रेशन के मेथड से कर रहे हो, तो फिर इसका मतलब है OH निकलेगा और कंपाउंड में कहीं से भी हाइड्रोजन निकल सकता। समझ आई बात? तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, हम तीनों से ही अल्कीन बना सकते हैं, सही है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग इससे आप लोग या जो भी जनरल स्टूडेंट है वो कहेगा कि इससे आपके पास अल्कीन नहीं बन सकता। वी कैन फॉर्म द अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, जो कि बाकायदा नीचे मेथड्स आपके पास लिखे हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल हम तीनों से बना सकते हैं, सिर्फ कंडीशन डिफरेंट है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास यहाँ से जो बाकायदा एमसीक्यू आता भी है हमेशा, जो इंटर में भी आएगा, आपको कहेंगे कि कौन सा ऐसा एजेंट हम रिएक्ट करवाएं अल्कोहल के साथ जिसकी मदद से अल्कोहल तब्दील हो जाए अल्कीन में। तो जाहिर सी बात है पानी निकालना है, H2O, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब ये है कि वो आपके पास सब्सटेंस जो कि क्या करता है, H और OH को रिमूव करता है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो P4O5 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, फास्फोरिक एसिड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड दैट इज कॉल्ड एल्यूमिना। ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि अलग-अलग कंडीशन में आपके पास अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, अल्कीन। टेंपरेचर इज कंटीजियस, टेंपरेचर इज इंपॉर्टेंट। जब भी हम एल्यूमिना को रिएक्ट करवाएंगे इसके साथ प्राइमरी अल्कोहल के साथ, टेंपरेचर क्या रखना होगा, 340 से 350 डिग्री सेल्सियस, जिसके नतीजे में अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। अल्कोहल को फॉर्म कर अल्कीन को फॉर्म करना है फ्रॉम द सेकेंडरी अल्कोहल, तो आपने कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है, 75% कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका मतलब ये है कि अगर 100 ml H2SO4 का आपने सॉल्यूशन बनाया है तो 75 ml, मतलब 100 ml का अगर आपने H2SO4 का सॉल्यूशन बनाया है तो 75 ml उसमें आपने H2SO4 डालना है और 25 ml आपने उसमें क्या डालना है, वाटर। तो इसके नतीजे में जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितने परसेंट बनेगा, 75। टेंपरेचर क्या रखना है आपको, 140 से 170, दिस कैन बी इन योर एमसीक्यू मार्क, जिसके नतीजे में आपके पास अल्कीन जो है वो फॉर्म है। लास्ट है दैट इज योर टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल के अंदर आप एक चीज देख सकते हैं, टर्शियरी अल्कोहल की कंडीशन क्या होती है, वो कार्बन जो OH से अटैच है वो 1 2 3 कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए। अब जो स्टूडेंट्स इतना याद रखते हैं कि एडजेसेंट कार्बन से ही हमेशा हाइड्रोजन और हेलोजन जाएगा, तो भाई एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन आम तौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में जाते हैं, टर्शियरी अल्कोहल में ऐसी कंडीशन नहीं होती। टर्शियरी अल्कोहल के हमने क्या करा, उसमें डाला डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालने से आपके पास जिस कार्बन से OH रिमूव होता है, आपके पास उसके अगले कार्बन एटम से आपके पास यहाँ पर क्या रिमूव हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन एटम। तो एज अ रिजल्ट इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब एक बात गौर करो, इस कार्बन एटम के पास से हाइड्रोजन की कमी हो गई, 3 का 2 हो गया, और इस कार्बन के पास से OH चला गया। तो जिस कार्बन एटम के पास से OH गया, अगले कार्बन एटम के पास से हाइड्रोजन गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अबे भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और OH जाए, तो मैं हेडिंग क्यों डालूंगा डिहाइड्रोजनेस को, डिहाइड्रेशन। आपका तो यहाँ पर रोककर सवाल ही होना चाहिए था कि सर डिहाइड्रेशन की अगर आपने हेडिंग डाली और अंदर की हेडिंग आपने तीनों चीजें लिख दी है, अबे कहीं पर हम ये कह रहे हैं कि आपके पास ये वाला जो कंपाउंड है ये जो है ना आपके पास अल्कीन नहीं बना सकता, तो सर नहीं बना सकता अल्कीन, मतलब आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। जब मैं आपको कह रहा था कि ये नहीं बनाएगा तो आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था कि सर ये बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसका तो फैसला यहाँ पढ़ने के बाद होगा। ठीक है वो नहीं बनाएगा क्योंकि आपने पढ़ा है कि आपके पास एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन और OH होना चाहिए। आप अगर ये कहते हैं कि बनाएगा नहीं बनाएगा तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, मेन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर,
क्या टॉपिक है? हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन मतलब OH और H रिमूव होना चाहिए। जिन दो कार्बन से रिमूव होगा उनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके अंदर वो कंडीशन है ही नहीं। भले टर्शियरी अल्कोहल जरूर है टर्शियरी अल्कोहल। पहले तो ये देखो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, अभी पढ़ रहे हो कि प्राइमरी अल्कोहल से अल्कीन बनेगा, वो भी प्राइमरी अल्कोहल है। क्या वो प्राइमरी अल्कोहल तब्दील होगा अल्कीन में या नहीं? वो प्राइमरी अल्कोहल अल्कीन में तब्दील होगा या नहीं होगा? हाँ, क्या एडजेसेंट कार्बन एटम के पास, बेटा याद रखिएगा जब भी कहे डिहाइड्रेशन तो लाजमी तौर पर एक ही सिंपल सेंटेंस है। पंजाब की बुक के अंदर कोई अलग ऑर्गेनिक नहीं लिखी हुई, आपकी बुक में कोई अलग ऑर्गेनिक नहीं लिखी हुई, एक ही ऑर्गेनिक है। और एक ही ऑर्गेनिक सिंपल सी बात ये कहती है कि एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन अगर मौजूद है, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालो उधर अल्कीन बन जाएगा। अब मुझे ये बताओ क्या इधर एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है या नहीं? सॉरी, एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है या नहीं? इस कार्बन के साथ OH है, अगले वाले कार्बन के साथ क्या हाइड्रोजन दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा ना। तो क्या ये कंपाउंड अल्कीन में तब्दील होगा? This compound would not convert into the alkene whether this compound is actually a primary alcohol. ये कंपाउंड जरूर एक प्राइमरी, पहले तो बताओ प्राइमरी अल्कोहल है कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी है। यहाँ पर कार्बन एटम की डिग्री जरूर बने, बट ये कंपाउंड प्राइमरी नहीं है। मैंने आप लोगों को 4 अलग-अलग तरह के कंपाउंड पढ़ाए थे, नॉर्मल, उसके बाद सेकेंडरी या आइसो, या फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, जिसमें आपने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एक और एक पढ़ा है क्वार्टरनरी या फिर नियो। ये कौन सी अरेंजमेंट है? वो कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट हो, उसके साथ ऐसा कार्बन होना चाहिए जो कि 1 2 3 अल्काइन के साथ अटैच हो। तो इस कार्बन एटम को जो हम कहेंगे, ये इस कंपाउंड को क्या कहेंगे? दिस कंपाउंड इज क्वार्टरनरी या फिर नियो। मुझे एक बात बताओ, इधर कहीं पर भी पढ़ा नियो अल्कोहल से अल्कीन बनाने का तरीका? जब नहीं पढ़ा तो सीधा सीधा जवाब देंगे कि सर वो कंपाउंड नहीं बना रहा, उसमें ये सब कंडीशन नहीं देख रहे कि एरोमेटिक है या नहीं। सीधी सी बात है कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल would convert it into alkene, but the new alcohol would not convert it into the alkene by the dehydrohydroxylation। मतलब डिहाइड्रेशन के मेथड से सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल ही बना सकता है अल्कीन। आपके पास न्यू अल्कोहल नहीं फॉर्म कर सकता अल्कीन बाय द डिहाइड्रेशन मेथड। This question was previously asked in the 2 different universities paper, number 1 NUST and number 2 UHS। ये दो वो यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर थोड़े से मुश्किल और क्रिटिकल पेपर था। अब जिस बच्चे ने रटा हुआ था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को कन्वर्टेड इनटू अल्कीन, तो उसने तो बिना सोचे लगा दिया कि नियो तो बनाता ही। जिसको नियो और क्वार्टरनरी का नहीं पता था, कम पढ़ना भी कभी-कभार अच्छी चीज साबित कर देता है। नियो या क्वार्टरनरी उसने जिंदगी में कभी नहीं देखा। जैसे अगर मैं भी हो किसी जगह पर, मुझे एक एमसीक्यू नहीं आ रहा, मैं वो एग्जांपल देखूंगा, पूछा क्या गया भाई ये टॉपिक है, इसमें तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, दूसरा टॉपिक है इसमें भी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, तीसरा टॉपिक है इसमें भी ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। अब जैसे मेरे पास अभी कंडीशन है, पहली क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी, दूसरी आपके पास क्रॉनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी, तीसरा एक्यूट इन्फ्लेमेटरी। अब मेरे पास आ जाए क्रॉनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी। अब भाई क्रॉनिक नॉन इन्फ्लेमेटरी तो मैंने इनमें से तीनों में कई बार भी नहीं पढ़ा, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वही आंसर। भले चौथा ऑप्शन मुझे नहीं आता है, भले चौथा ऑप्शन मुझे नहीं आता, लेकिन जो शुरू के 3 ऑप्शन है वो तो पक्के हैं ना मेरे पास, तो उसमें से तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चौथे का ऑप्शन होगा ये जवाब 20 होगा। सही है। तो इधर जो कम पढ़ने वाला बच्चा है वो बच जाता है, जिसको न्यू या क्वार्टरनरी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा, उसको पता है कि प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी से बनेगा, न्यू क्वार्टरनरी जिंदगी में कभी देखा नहीं तो वही नहीं बना। सही है। और जिसने पढ़ा हुआ है तो उसको तो जाहिर सी बात आएगा ये न्यू या फिर क्वार्टरनरी अल्कोहल आपके पास अल्कीन में तब्दील नहीं होगा। तो कभी-कभार कम पढ़ना भी फायदेमंद साबित होता है। सही है। तो जिसने नहीं पढ़ा वो फायदे का सबूत देगा। चलो, अलबत्ता उसको ये ना लगे कि यार ये कोई नई चीज है यही बना है, तो चलो उसी का बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब एक बड़े मजे की चीज है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा जल्दी डिहाइड्रेशन करेगा। सही, मतलब कौन सा कंपाउंड जल्दी से इन तमाम दिए गए डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंसेस से रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास है टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा तेजी से, सबसे ज्यादा वाइब्रेसली रिएक्ट करता है किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से और अल्कीन में तब्दील हो जाता है। सही है। उससे थोड़ा स्लो बॉन्ड रिएक्ट करता है सेकेंडरी, और उससे स्लो बॉन्ड रिएक्ट करता है प्राइमरी। ये वाली बात क्लियर हो गई।
तो आपसे ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का जो ऑर्डर है ये पूछ सकते हैं, सॉरी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का, कि सबसे ज्यादा ईज ऑफ हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करने का चांस किसमें, तो सबसे ज्यादा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन टर्शियरी में। और ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का मतलब जल्दी से। अब मतलब नेक्स्ट डिहाइड्रोहाइड्रो, बेटा यहां से ना एमसीक्यू है, कैटलिस्ट है, और जो कंडीशन मैंने आपको बताई ये तमाम कंडीशंस हैं कि नियो नहीं बनाता, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी बनाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स के नाम याद होने चाहिए, टेंपरेचर याद होना चाहिए, सही है, और जो कंपाउंड हमने लिया है उससे कौन सी एल्कीन बनेगी ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा बाय द डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन का मतलब, अब उधर सवाल क्या आ गया, अल्कोहल आपके पास क्या करना है, अल्कोहल से बनाना है, किससे बनाना है, अल्कोहल से। बच्चे को रटा हुआ होता है कि OH अल्कोहलिक को जब भी रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बन जाती है एल्कीन, रटा हुआ होता है, लेकिन उस गधे को ये नहीं रटा होता थोड़ा सा शुरू का कि KOH अल्कोहलिक अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करना है। उधर पहले ही ऑप्शन जानबूझ के आपको देगा कि अल्कोहल है, अल्कोहल से एल्कीन बनाना है, पहला ऑप्शन ही दे देगा KOH अल्कोहलिक। बच्चा ओहो ये सवाल ये तो मैं नींद में भी करूंगा, KOH अल्कोहलिक लगा दे। अरे देखो भाई अल्काइल हैलाइड से पूछा है, ये थोड़ी बोल रहा है कि अल्कोहल है, अल्कोहल है तो KOH अल्कोहल, मतलब आपके पास कंडीशन समझ आती है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की, सही है। अल्काइल हैलाइड होगा तो KOH अल्कोहलिक, अल्कोहल दिया और KOH अल्कोहलिक, अगेन दो अलग-अलग टॉपिक्स है, इसको इधर नहीं पढ़ा उसको इधर नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कोई दिमाग नहीं जाना बेटा ओहो ये मेरे से पूछा सवाल हो मुझसे, ऐसा सवाल मैं कैसे नहीं जवाब दूंगा उसका, घर आगे पता लगेगा क्या जवाब देना है। तो आपने देखना है ऑप्शंस एक ही टॉपिक पे पढ़े हुए भी आते हैं, मतलब बिल्कुल को अपोजिट डिफरेंट भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शन है जो एक ही टॉपिक के मिले जुले, जैसे यहीं पर आपने पढ़ा KOH अल्कोहलिक, यहीं पर आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ा, यहीं पर आपने अल्कोहल और आपने यहां पर अल्काइल हैलाइड्स पढ़े। अब मैं बोलूं अल्काइल हैलाइड और उसके साथ मैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट रिएक्ट कर रहा हूं, बताओ क्या बनेगा, क्या मजाक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी निकाल देगा HOH, अबे अल्काइल हैलाइड बोल रहा भाई, उसमें से पानी कौन, इसका चाचा निकालेगा, OH है ही नहीं, पानी कैसे निकल सकता है, समझ रहे हो भाई, पानी कैसे निकलेगा, मुमकिन ही नहीं है। समझ आई बात या नहीं आई, तो हम क्या कहेंगे, द रिएक्शन वुड नॉट प्रोसीड, इस जगह पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि OH है नहीं तो डिहाइड्रेशन कहां से करोगे। दिस क्वेश्चन पर भी रॉन्ग, बट पॉजिटिव आंसर सबको मिल जाएंगे, सबको मार्क्स मिल जाएंगे सवाल, ठीक है। खैर अच्छा, इस कंडीशन में कंडीशन ये है कि आपके पास हमेशा याद रखिएगा दो सेंटेंसेस बता रहा हूं। पहला, एडजेसेंट कार्बन से अगर हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना है, ये आपको इंटर में भी हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन निकालना है तो KOH अल्कोहलिक लेंगे ताकि एल्कीन बने। क्या कहा मैंने, अगर एक हेलोजन लगा हो और उसके पड़ोस में एक हाइड्रोजन लगा हो और आपको एल्कीन बनाना है, एक बॉन्ड इंसर्ट करना है, तो आप KOH अल्कोहलिक लेंगे। तो KOH अल्कोहलिक का क्या काम है, अल्कोहलिक मीडियम है, KOH इज अ रिएजेंट, सही है, जो कि रिएक्ट कर रहा है सब्सटेंस से और क्या बना रहा है, एल्कीन। तो एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन हेलोजन होगी तो KOH अल्कोहलिक, लेकिन अगर मुझे कह रहा है कि एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन सिर्फ मौजूद है और दोनों हेलोजन को एक ही दफा में निकालना है और सिर्फ एक बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ तो बच्चा बोलता है भैया एक हेलोजन निकलता है तो एक बॉन्ड बन जाता है, उधर तो इतने ना दो हेलोजन निकल रहा है और फिर बोल रहा है कि आपके पास है एल्कीन बनाना है, बताओ किससे रिएक्ट करेंगे, तो बोलेगा फिर से KOH अल्कोहलिक, फिर से मेरे से उठपटांग सवाल, बोलो कैसे, बोलेगा कोई मजाक थोड़ी, मेरा टीचर को सिखाया था कि KOH अल्कोहलिक को रिएक्ट कराओ दो बार ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजनेशन कर दो एल्कीन बन जाएगा, क्या मजा आ गया मेरे से सवाल कर। अभी सवाल ये नहीं बोला है कि सिर्फ हेलोजन निकालकर एल्कीन बनानी है, सवाल ये बोल रहा है एक ही टाइम पर दोनों हेलोजन एक साथ निकालने हैं और सिर्फ एक बॉन्ड इंसर्ट करना है। वो बच्चा अपनी जगह ठीक है, किस लिहाज से, अगर वो गधा से ये देख रहा है तो उसको बोला ये जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपके पास एल्कीन बनानी है, क्या बनानी है, एल्कीन। वो ये जरूर सुन रहा है कि एल्कीन बनानी, किससे बनानी है, अल्काइल हैलाइड से, ये भी सही सुन रहा है, तीसरा तो सुन ही रहा है। उसको ये कहा जा रहा है कि सुनो सवाल को, तुम लोगों का भी यही सवाल है, अब देखते तुम लोग गधे हो या इंसान हो। एडजेसेंट कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड, दोनों को एक ही टाइम पे निकालना है और दोनों एक ही टाइम पर निकालने के बाद जब वो दोनों निकल जाए तो उसी वक्त डबल बॉन्ड बनना चाहिए और एक ही बॉन्ड बनना चाहिए, मतलब दोनों हेलोजन निकले लेकिन एक बॉन्ड बने। किससे रिएक्ट करना है, एडजेसेंट कार्बन से दोनों हेलोजन निकले और बस एक बॉन्ड बीच में इंसर्ट करना, किससे रिएक्ट करना है। अरे बाबा इतना आसान, काला काला पाउडर जिंक जिंक का क्यों नहीं रिएक्ट करवा दो,
अच्छा जी, ये वाली बात समझ आई। तो अगर एडिशन कार्बन से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मतलब डी हाइड्रोजनेशन के नतीजे में डायरेक्टली एल्कीन बनानी हो, इस सवाल में ये भी बोल सकता है कि डायरेक्ट, ये नहीं बोलेगा, मतलब अगर कह रहा है ना कि एक ही स्टेप में डबल बॉन्ड बन जाए, हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का वर्ड यूज करें। डायरेक्ट मैंने आप लोगों को जब हाइड्रोजन का चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था कि डायरेक्ट का मतलब होता है कि सिमिलर एलिमेंट से लेकर बनाना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डायरेक्ट का क्या मतलब है, सिंगल स्टेप में फॉर्म कर दो। इनडायरेक्ट का मतलब पहले कुछ और बनाओ फिर कुछ और बनाओ, समझ आ गई बात। तो डायरेक्ट में एक ही स्टेप में रिएक्शन करना है, एक ही स्टेप में दोनों हाइड्रोजन निकालने हैं और बीच में बस एक बॉन्ड इंसर्ट करना है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक डस्ट, किसके साथ, जिंक डस्ट, समझ आ गई बात। और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकालना तो फिर किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, केवल सल्फर, सही है। अच्छा जी, अब आ रहा है रिएक्टिविटी की तरफ, सही है, बड़ा मजे का टॉपिक है अल्कीन। अगर मैं बताऊं अल्काइन और अल्केन्स और बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड से काफी वास्ट और डीप टॉपिक, देखने में है बड़ा क्वाइटली सिंपल, लेकिन हर एक जगह पर अगर आपको फंसाना चाहे तो जैसे किसी भी जगह पर फंसाते चले जा रहे हैं, तो फिर भी बहुत मुश्किल, सही है। जब आप लोग अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में फर्क नहीं कर पा रहे, फिर अब चलो अनसैचुरेटेड पढ़ लिया तो बॉन्ड लेंथ का फर्क नहीं समझ आ पा रहा, चलो बॉन्ड लेंथ भी समझ गया तो फिर एंगल का फर्क नहीं समझ आ रहा, एंगल भी समझ गया तो फिर कोप्लानर की बात समझने की बात बाकी रह गई। तो दिस पॉइंट दिस टॉपिक इज क्वाइटली डीप, दिस इज नॉट अ सुपरफिशियल, इट मस्ट रिक्वायर समथिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी का मतलब रिएक्शन की बात हो रही है, लेकिन पहले ये तो देखें कि रिएक्ट करने वाला है भी कि नहीं, और रिएक्टिविटी जो है किस वजह से, ठीक है। तो रिएक्टिविटी की बात जब की जाती है ऑर्गेनिक के अंदर, तो हम रिएक्शन को डिस्कस करते हैं और अलग-अलग तरह के रिएक्शन होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एटम खत्म हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एटम्स ऐड हो जाते हैं, दैट इज एडिशन। मैकेनिज्म हमने पूरे पढ़े हुए एक क्लास में, हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन की पहली क्लास थी। फिर हमने पढ़ा था कि एडिशन अगर इलेक्ट्रोफाइल के जरिए से होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल के जरिए से हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अल्कीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेंजीन या फिर अल्कीन या फिर अल्काइन जिसके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, या फिर कोई ऐसा कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उस कंपाउंड को अगर आप देखें तो वो न्यूक्लियोफाइल, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। और कोई भी न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन नहीं करता। तो अगर किसी को सिर्फ इतनी सी बात भी नहीं याद हो, मतलब ये वाली बात अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है कि आपके पास अल्कीन जो है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेगा, नहीं आता तो कांसेप्ट से भी आप बता सकते हैं भाई डबल बॉन्ड है, रिएक्शन करेगा तो डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, डबल बॉन्ड खत्म होने से नए एटम जुड़ जाएंगे तो एडिशन होगा। तो डबल बॉन्ड है तो ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो कोई बाहर से न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर नहीं सकता, तो इलेक्ट्रोफिलिक, सही है। तो अल्कीन और अल्काइन गिव राइज टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड बेंजीन एज वेल गिव राइज टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही है। कौन सा रिएक्शन होता है यहाँ पर बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सही है। अब पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दैट इज हाइड्रोजनेशन। बच्चा जानता है, लेकिन इसके अंदर बच्चा ये कुछ भी नहीं जानता, सही है। तो ये कोई ना शेर बाप ना जाने पता नहीं, लेकिन बाप को सारा जाने, पता नहीं इस तरह का कोई सेंटेंस। हां, ये हमारे टीचर जब भी इस हाइड्रोजनेशन को पढ़ाते थे तो वो इसको सुनाते थे, भूल गया मैं ये शेर, याद रहता था मुझे सुनाना। क्या अब हां, पत्ता पत्ता भुट्टा भुट्टा ऐसे कुछ है। अब हाइड्रोजनेशन की बात की जाए तो हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सही है। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, देखिए बेटा यहाँ से एमसीक्यूज आया हुआ है नस्ट के पेपर में, किसी ने भी नहीं देखा, ना ही आपकी बुक में आज तक लिखा हुआ है। आपकी बुक में ऑक्सीडेशन रिएक्शन सॉरी कंबशन रिएक्शन जो है अल्कीन अल्कीन या फिर अल्केन का या अल्काइन का, वहां पर हीट ऑफ रिलीज जो हो रही है वो लिखी हुई वैल्यू, कहा गया कि कंबशन के नतीजे में इतनी हीट एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि जो हाइड्रोजन ऐड की जाती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और बाकायदा तौर पर इसकी हीट एनर्जी की वैल्यू यूएसएस के पेपर में पूछी भी गई है पास पेपर कि बताएं हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू क्या है। अब वो स्टूडेंट जो सिंध के अंदर पढ़ते थे लेकिन डोमिसाइल उनका पंजाब के साइड होता था, वो उधर जाते तो उधर टीचर्स पढ़े थे, मतलब ये बच्चा पढ़ के नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर सिंध का कोर्स जब पढ़ाया जाता है तो उसके कोर्स में है ही नहीं ये चीज। पहली चीज जो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है अल्कीन के अंदर, मतलब अल्कीन में जब हाइड्रोजन ऐड हो रही है ताकि वो अल्केन में तब्दील हो, इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम ये देखें कि अगर आपके पास एक मोल कोई भी कंपाउंड, कितने मोल कंपाउंड है, एक मोल, और उसमें एक ही जगह पर डबल मोल, तो इसका मतलब ये हो गया एक मोल कंपाउंड में एक मोल अल्कीन, जैसे कि HCl मोनोबेसिक एसिड है क्योंकि एक हाइड्रोजन है, लेकिन H2SO4 डायबेसिक है क्योंकि उसमें दो हाइड्रोजन है। तो अगर एक मोल
आप H2SO4 लेंगे तो उसमें से H प्लस आयन कितना बनेगा 2 मोल, जबकि 1 मोल HCl लेंगे तो उसमें से H प्लस आयन कितना बनेगा 1 ही मोल बनेगा। बिल्कुल सेम मिसाल यहाँ पर भी, अगर 1 मोल ऐसा आपके पास कंपाउंड है जिसमें बस एक ही डबल बॉन्ड है, तो उसमें जो हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास 120 किलो जूल पर मोल। कितनी होगी 120 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और वो सब्सटेंस 1 मोल है, मतलब 1 मोल सब्सटेंस है उसमें दो डबल बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं, मैं उसमें हाइड्रोजनेशन करता हूँ और सारे के सारे डबल बॉन्ड खत्म कर देता हूँ। बताओ कि मेरे पास हीट एनर्जी कितनी रिलीज होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू क्या होगी। अब अगेन जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है वो भी फेल हो सकता है इसमें, लेकिन जिसने दिमाग से पढ़ा उसको फेल नहीं होगा। उसको पता है कि एक मोल कंपाउंड में जब एक जगह पर डबल बॉन्ड की बात हो रही है तो एक मोल डबल बॉन्ड की बात हो रही है, मतलब एक अंडे में एक ही दर्दी है तो एक कंपाउंड में एक ही डबल बॉन्ड है, तो एक मोल डबल बॉन्ड को खत्म करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी होती है 120 किलो जूल पर मोल। अब एक मोल एक कंपाउंड में जो कि एक मोल कंपाउंड है उसमें दो डबल बॉन्ड आ गए, तो डबल बॉन्ड कितने दो मोल हो गए, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 240 किलो जूल पर मोल डबल हो जाएगी। समझ आ गई बात ये वाली। अब इससे आगे तो चीज आसान है कैटलिस्ट, लेकिन इससे फिर आगे एक चीज मुश्किल है। कैटलिस्ट क्या क्या लेना है, प्लैटिनम लेना है, पैलेडियम लेना है, निकेल लेना है। अब हर बच्चा सिर्फ का यही करता है प्लैटिनम पैलेडियम निकेल, पांच पेपर में आया 2020 या 19 की बात, प्लैटिनम लेंगे पैलेडियम लेंगे या मैंने निकेल लेंगे, हर बच्चा बोल अच्छा ऑप्शन सी में था ऑल ऑफ दीस, मतलब ऑप्शन इस तरीके से देखो आपके पास 1 2 3 4 इस तरीके से, वन में लिखा हुआ था पैलेडियम, दूसरे में लिखा हुआ था प्लैटिनम, तीसरे में लिखा हुआ था निकेल, चौथे में लिखा हुआ था रेनिन। सही है। अब ऑप्शन था 1 ओनली, दूसरा था 1 एंड 2 ओनली, तीसरा था 1 2 एंड 3 ओनली और चौथा ऑप्शन था 1 2 एंड 4 ओनली। क्या ऑप्शन होगा इसका, और लास्ट ऑप्शन था ऑल 1 2 3 एंड 4। 2 एंड 4 पैलेडियम अभी लिखा हुआ है, ऐसा तुमको नहीं दिख रहा पैलेडियम लिखा 1 2 एंड 4। बेटा याद रखिएगा निकेल नहीं इस्तेमाल होता, जो निकेल यहाँ यूज होता है वो कौन सा निकेल होता है, वो नैनो निकेल होता है। तो पैलेडियम प्लैटिनम एंड निकेल, इसका मतलब ये हो गया कि आंसर का जवाब सही है 1 2 एंड 4, क्योंकि हमने सी में क्या कहा था सिर्फ निकेल कहा था, यहाँ जो निकेल यूज होता है वो कौन सा होता है रेड निकेल। एंड हाउ द रेड निकेल इज फॉर्म, ये एमसीक्यू के पेपर में पूछा 2020 के, और कहां पर पूछा हुआ यूएचएस के पेपर में, और कहां पूछा हुआ नेक्स्ट के पेपर में। रेड निकेल क्या होता है, रेड निकेल एक ऐसा निकेल है जो कि निकेल एल्युमिनियम एलॉय से निकाला हुआ निकेल है। निकेल एल्युमिनियम एलॉय को ढेर सारे पानी में कॉस्टिक डालकर जब छोड़ दिया जाता है तो सारे का सारा एल्युमिनियम यहाँ पर तब्दील हो जाता है निकेल एल्यूमिनेट में, नहीं करो असर का, इसमें तब्दील हो जाता है निकेल एल्यूमिनेट में, और सॉरी निकेल एल्यूमिनेट कह रहा हूँ, सोडियम एल्यूमिनेट में, और पीछे क्या बचता है आपके पास निकेल बचता है, क्या बचता है निकेल। तो निकेल एल्यूमिनियम एलॉय को जब कॉस्टिक के सॉल्यूशन से रिएक्ट कराओगे तो वहां क्या बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, और जो निकेल आपके पास यहाँ पर अटैच हुई थी एल्यूमिनियम से जब वो डिटैच होगी तो जो निकेल बनेगा इसको क्या कहेंगे नैनो। सो हाउ द नैनो निकेल इज फॉर्म, इट इज फॉर्म बाय मिक्सिंग द निकेल एल्यूमिनियम एलॉय विद द कॉस्टिक सॉल्यूशन, दैट इज NaOH प्लस वाटर। सही है। ये एमसीक्यू लाया हुआ है आपके पास निकेल एल्यूमिनियम एलॉय, ये एमसीक्यू लाया है, किसके साथ ये कराएंगे NaOH के साथ, ये दोनों बातें पूछी। ठीक है। अगला बहुत सिंपल है, एल्कीन को अल्काइन में तब्दील कर दिया, बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में तब्दील कर दिया, ये सब हाइड्रोजनेशन के साथ। ये इंपॉर्टेंट बात, ये अगेन आपको पास पेपर में नस में तो हर साल ही तकरीबन आ जाता है, हर साल आ जाता है, इतनी सी आसान चीज है और हर साल। अच्छा इसके अलावा इस पॉइंट को जब मैं समझाऊंगा तो इस पॉइंट को समझने के बाद बहुत सारे कांसेप्ट आप लोगों के घरेलू भी जरा क्लियर, कैसे आपके किचन के मामले में सुनना। कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी में, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, वेजिटेबल घी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो पहली बात तो ये कि घी खाना चाहिए। ठीक है। अब लोगों को इस बात का दो चीजें वो करते हैं, मतलब अभी जितने भी तेल दस्तयाब है मार्केट में कुछ लोकल है कुछ ओरिजिनल, ओरिजिनल तो घंटा कोई भी नहीं, सभी लोग सभी लोग। आप सोया सुप्रीम को भी फ्रीज में रखकर जमाना चाहे तो वो भी जम जाएगा, आप जो है क्या नाम है आप अल्लाह भला करे किसी भी तेल को रख करके जमाना चाहो जम जाएगा, लेकिन ईरानी तेल को अगर आप रखें फ्रिज में नहीं जमेगा। अब दुनिया बोलेगी भैया ये तेल तो सबसे मस्त वीआईपी, वही तेल सबसे बेकार है, क्योंकि तेल की क्वालिटी यही है कि भाई तेल कैसा होता है अनसैचुरेटेड, और आप लोग अभी आगे चलकर पढ़ेंगे कि अनसैचुरेटेड
बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उनको जब भी ठंडा करो वो जमना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी तेल जम रहा है ठीक तो है भाई, उसके अंदर अनसैचुरेशन वैल्यू है तभी तो जम रहा है। अगर उसकी पूरी अनसैचुरेशन खत्म कर दी तो भैया वो किसमें तब्दील हो जाएगा? घी में तब्दील हो जाएगा। अच्छा हाँ, अबे बेवकूफ, गलत हो गया जी देखा गलत था। अच्छा भैया वेजिटेबल ऑयल आपके पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी अनसैचुरेटेड एंड द वेजिटेबल घी इट शुड बी सैचुरेटेड। घी की कौन सी फॉर्म होती है? सॉलिड। ऑयल की कौन सी फॉर्म होती है? उस लिक्विड में अगर थोड़ा बहुत भी हाइड्रोजन ऐड हो गया तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत किसमें तब्दील हो गया? सॉलिड। थोड़ा बहुत किसमें तब्दील हो गया? सॉलिड में। तो ऑयल के अंदर जो आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं, सही है, जो पार्टिकल्स नजर आ रहे होते हैं बिकॉज ऑफ लिटिल बिट सैचुरेशन वैल्यू, मतलब उस तेल में जितनी अनसैचुरेशन होनी चाहिए थी उतनी अनसैचुरेशन नहीं है, थोड़ी बहुत उसमें सैचुरेशन आ गई, इसलिए वो किसमें तब्दील हो गया? थोड़ा बहुत सॉलिड में तब्दील हो गया, घी में तब्दील हो गया। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है बेटा, देखो तेल को रिफाइन करके घी बनाया जाता है, तेल को रिफाइन करके क्या बनाया जाता है? घी। इसी वजह से तेल सस्ता है, घी महंगा है। तेल के ऊपर ज्यादा टाइम पर ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस और ज्यादा रिफाइनरी वर्क यूज होता है, इसीलिए घी महंगा है। और तेल क्या होता है? और तेल से क्या बनाते हैं? घी। अलबत्ता किसी तेल के अंदर अगर तेल जम रहा है तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं कि तेल खराब है। उसमें जब रिफाइनरी की गई, जब उस ऑयल से घी बनाया जा रहा था तो उसको प्रॉपर्ली घी में तब्दील नहीं किया जा सका, तो उसको लोकल कैटेगरी के अंदर ऑयल के साथ बेच दिया। तो वो सेहत के लिए खराब नहीं है। अलबत्ता प्योर ऑयल तो वैसे भी सेहत के लिए खराब है। मतलब आप अगर ये समझ लो कि वो तेल अच्छा है ये तेल खराब है, तो ऐसा कुछ नहीं। जितना नुकसानदेह वो तेल है उतना नुकसानदेह ये भी तेल, सही है। तो ये जमने वाला ना जमने वाली वाली तो कहानी होती है। अब आती है बात, लोग कहते हैं कि बदबू आती है तेल से, फॉर एग्जांपल कि तेल को हमने ओपन किया उसमें से बदबू आ रही है। देखो तेल में स्मेल कब आती है? ऑयल इज बेसिकली अ लिपिड, घी इज बेसिकली अ लिपिड, चर्बी इज आल्सो अ लिपिड। जब कुर्बानी होती है बकरीद में और चर्बी वगैरह जब रोड पर गिर जाए, जो बकरीद में आमतौर पर नजर आता है, स्मेल आती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेंसिडिफिकेशन, और जहां पर वो चर्बी पड़ी होती है पिघल जाती है। तो बेसिकली एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर जब ऑक्सीडाइज करने लग जाता है उस लिपिड को जो कि उस फैट में या ऑयल में मौजूद है, ऑयल के भी अंदर वही लिपिड है, घी के भी अंदर वही लिपिड है, चर्बी में भी वही लिपिड है, जब उसकी रेंसिडिफिकेशन हो जाती है, मतलब आपके पास जो वाटर वेपर क्या हो, रुक गई है ना, वो फिर स्पेस खत्म हो गया। जब भी आपके पास